अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आपने कभी ना कभी मॉल्स या थिएटर में कभी ना कभी पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल किया होगा। तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि इन टॉयलेट्स के दरवाजे नीचे जमीन तक नहीं होते बल्कि वो नीचे से खुले होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इन पब्लिक टॉयलेट के दरवाजों में ये गैप क्यों रखे जाते हैं? और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ग्रीस और बुल्गारिया मुल्कों के दरमियान एक लड़ाई सिर्फ इसलिए हुई थी कि एक कुत्ते ने उनके बॉर्डर को क्रॉस कर लिया था। लो जी दोस्तों, है कोई बात करने वाली? तो दोस्तों आज फैक्ट्स की बारिश होने वाली है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नंबर 1, दोस्तों आपने कभी न कभी मेट्रो स्टेशन, मॉल्स या थिएटर में कभी न कभी पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल किया होगा। तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि इन टॉयलेट्स के दरवाजे नीचे जमीन तक नहीं होते बल्कि वो नीचे से खुले होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इन पब्लिक टॉयलेट के दरवाजों में ये गैप क्यों रखे जाते हैं? तो दोस्तों आज इस राज का पर्दा करते हैं फाश। दोस्तों ये गैप्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉयलेट की सफाई को आसान बनाते हैं, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट दिन भर ही रश से बड़े होते हैं। इसलिए जरूरी है कि इनकी सफाई में ज्यादा टाइम ना लगे। दरवाजे और टॉयलेट्स के गैप में एक ही तरफ से पानी से या किसी भी क्लीनिंग एजेंट की मदद से पूरे टॉयलेट एरिया को क्लीन करना बहुत ही आसान हो जाता है। और टॉयलेट की प्राइवेसी में कोई शख्स गलत काम जैसे कि स्मोकिंग वगैरह या किसी किस्म की सेक्सुअल एक्टिविटी ना करे। इसलिए भी पब्लिक टॉयलेट के दरवाजों में नीचे की तरफ गैप रखा जाता है। इनके अलावा किसी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कोई इंसान टॉयलेट में फंस जाए या बेहोश हो जाए तो ये गैप्स उनकी मदद के लिए फायदेमंद होते हैं। सो उम्मीद है अब आप जान चुके होंगे कि पब्लिक टॉयलेट्स में दरवाजों के नीचे गैप्स क्यों रखे जाते हैं। नंबर 2, दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों के नेल्स पर कुछ इस तरह के सफेद निशान बने होते हैं। लेकिन क्या आप इनके बनने की वजह जानते हैं? अगर नहीं जानते तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्टर्स बताते हैं कि ये व्हाइट निशान इंजरी से लेकर फिंगल इन्फेक्शन तक किसी भी वजह से हो सकते हैं। और मेडिकल लैंग्वेज में इस कंडीशन को ल्यूकेनिशिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ग्रीक लैंग्वेज लिशु का मतलब होता है सफेद और ऑक्सिन का मतलब होता है नाखून। तो दोस्तों होता कुछ यूं है कि जब किसी वजह से नेल्स पर पूरा केराटिनोइड का एक मटेरियल एक्यूमुलेट होने लगता है तो वो लाइट को ऑब्जॉर्व नहीं होने देता बल्कि रिफ्लेक्ट करता है। और आमतौर पर पिंक नजर आने वाले नेल्स में ये व्हाइट स्पॉट्स नजर आने लगते हैं। और ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि नेल्स पर ये सफेद निशान कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर कोई ऐसा समझता हो तो उसको ये फैक्ट जरूर बता देना। नंबर 3, दोस्तों क्या आप जानते कि कैनेडियन एस्ट्रोनॉट मिस्टर क्रिस ने स्पेस में एक एल्बम रिकॉर्डर रिलीज करके दुनिया के पहले ऐसे म्यूजिशियन बन गए थे जिन्होंने ऐसा कारनामा किया हो। साल 2015 में क्रिस की रिलीज की जाने वाली एल्बम का नाम स्पेस सेशन था और इस एल्बम में कुछ कवर के सॉन्ग साथ उनके अपने लिखे गए 11 ओरिजिनल सॉन्ग्स भी मौजूद हैं। सिर्फ एक छोटे से गिटार और एप्पल फोन की एप्लीकेशन की मदद से क्रिस ने इस पूरी एल्बम को कंप्लीट किया और उन्होंने ये बताया कि इस एल्बम की सेल्स होने वाली सब कमाई वो कनाडा के म्यूजिक स्कूल को चैरिटी देंगे। तो दोस्तों आप ये जानकर हैरान होंगे। और दोस्तों ये वीडियो हिट भी हो गई। जो वीडियो बनाई गई वो YouTube पर अब तक 5 करोड़ व्यूज हासिल कर चुकी है। नंबर 4, दोस्तों क्या आप जानते कि एक टोयोटा कार को रनिंग असेंबलिंग लाइन पर पूरा बनने के लिए और कंप्लीट करने में 15 से 17 घंटे का वक्त लगता है, जिसके दौरान कार की वेल्डिंग, असेंबलिंग, पेंटिंग और इंस्पेक्शन की जाती है। लेकिन एक रॉयल कार को बनाने के लिए 6 महीनों का वक्त लगता है, क्योंकि इन कार्स को इंजीनियर्स, डिजाइनर्स और टेक्नीशियंस अपने हाथों से हार्ड क्राफ्ट करते हैं। और इस कार को खरीदने वाला अमीर आदमी इस कार में अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन भी करवा सकता है। और दोस्तों एक टोयोटा कार की एवरेज लाइफ 15 साल होती है और वही एक रॉयल कार की 100 साल तक भी बगैर किसी मैकेनिकल परेशानी के सड़क पर चल सकती है। बड़ी और बेहतरीन चीजें करना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन उनका रिजल्ट भी उतना ही बेहतर मिलता है। और इसलिए कहते हैं सस्ता रहो बार बार, महंगा रहो एक बार। नंबर 5, दोस्तों क्या आप जानते कि 60% लोग अपना फेवरेट ब्रांड और कंपनीज का नाम भी ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर सकते। जी हाँ, जैसा कि लोग नाइकी को नाइक कहते हैं। और दोस्तों इसी तरह एडिडास नहीं होता बल्कि एडिडास होता है। और दोस्तों शेवरलेट नहीं बल्कि शेवरले होता है। क्या आपका भी कोई फेवरेट ब्रांड है जिसका नाम आप गलत प्रोनाउंस करने के बाद आपको ये एहसास हुआ हो कि आप गलत बोल रहे हैं? अगर कोई ऐसा
ऐसा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नंबर 6 दोस्तों, क्या आप एक ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां पर 3 दोस्त अलग अलग मुल्कों में बैठकर एक साथ ही लंच को खा सकते हैं? जी बिल्कुल सही सुना आपने। ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया और हंगरी में तीनों मुल्कों में जंक्शन पॉइंट पर ट्रायंगल टेबल मौजूद है जिस पर मौजूद 3 सीट इन तीनों अलग अलग मुल्कों में मौजूद हैं। दोस्तों ये टेबल एक स्कल्पचर पार्क में मौजूद है। 1991 में सोवियत यूनियन के आयरन क्रैकर के गिरने के बाद दुनिया भर के आर्टिस्ट ने अपने आर्ट्स को दिखाया है। तो दोस्तों क्या आप इस टेबल पर लंच करना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 7 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब $500 बिलियन की मदद से एक ऐसा शहर बनाने में मसरूफ है जो दुनिया की सबसे पहली जीरो कार्बन सिटी बनने जा रही है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के इस प्रोजेक्ट का नाम द लाइन रखा गया है और ये मुल्क की फ्यूचर सिटी बनने वाली है जो नियॉन जॉक की मदद से बनाई जा रही है। सऊदी हुकूमत का कहना है कि इस शहर में 10 लाख लोगों को आबाद किया जा सकता है और इस एनवायरमेंटल सिटी जीरो कार जीरो स्ट्रीट और जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट होगा। और इस शहर में हाई स्पीड पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 100% क्लीन एनर्जी इस्तेमाल किया जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस शहर से बहुत सी तब्दीलियां लाने वाला है। और उम्मीद की जा रही है कि 2030 तक इस सिटी को बनने में सऊदी अरब ईयरली $48 बिलियन ऐड करेगा और 4 लाख जॉब्स भी ऑफर करेगा। क्या आप इस साइंस फिक्शन सिटी को देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 8 दोस्तों, आप हॉलीवुड की वेस्टर्न मूवीज में पिस्टल के सीन को जरूर देखते होंगे जिसमें 2 फाइटर्स अपनी पिस्टल से अपने दुश्मन को सबसे पहले शूट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं 1906 में ओलंपिक्स में पिस्टल डोली एक स्पोर्ट के तौर पर कंपटीशन में शामिल था, लेकिन इसमें असली ओपोनेंट की जगह पर 20 से 30 मीटर के डिस्टेंस पर रखे गए प्लास्टिक डमीज पर गोली चलाने का कंपटीशन होता था। और 1908 में ओलंपिक में 2 मेल कंपटीटर्स के दरमियान ये पिस्टल डुएल ऑर्गेनाइज किए गए थे, लेकिन सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इस ड्यूल में ऐसी बुलेट की जगह रबर के बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया था। नंबर 9 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ग्रीस और बुल्गारिया मुल्कों के दरमियान एक लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एक कुत्ते ने बॉर्डर को क्रॉस कर लिया था? जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री में हम इस वाक्य को इंसिडेंट एट पेट्रिज के नाम से जानते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 1925 के ग्रीक क्राइसिस की। दसावर पेट्रिज मुंसनिया इस इलाके में है जिसके कंट्रोल को लेकर ग्रीस और बुल्गारिया में कई सालों से इश्यूज थे। लेकिन एक दिन कुत्ते के पीछे भागता हुआ एक ग्रीक सोल्जर जब बॉर्डर को क्रॉस कर गया तो बुल्गारिया के बॉर्डर पर मौजूद सोल्जर्स ने इस ग्रीक सोल्जर को मार दिया। बुल्गारिया ने अपनी इस गलती को माना भी था, लेकिन ग्रीस ने उसको वार्न कर दिया कि अगर 48 घंटों में वो मुलजिम को सजा नहीं देता तो बुल्गारिया पर हमला कर देगा। पर बुल्गारिया ने इस बात को सीरियस ना लिया और ग्रीस ने पेट्रिज पर हमला कर दिया। यूनाइटेड नेशन से पहले जो लीड काउंसिल हुआ करती थी उसके इंटरवेंशन के बाद इस जंग को रोका भी गया और ग्रीस और बुल्गारिया को 25,000 पाउंड फाइन भी देना पड़ा। दोस्तों एक कुत्ते के बॉर्डर पर करने पर स्टार्ट होने वाली इस जंग का वाकया अजीब है और हिस्ट्री में ये वॉर ऑफ द स्टेट डॉग के नाम से भी फेमस हुआ था। नंबर 10 नीदरलैंड में एक बहुत ही फिल्मी वाकया हुआ था। दोस्तों हुआ कुछ यूँ था, मेट्रो ट्रेन ने ब्रिज को तोड़ा और नीचे गिरने लगी। जैसी अक्सर मूवीज में नजर आता है कि ट्रेन एकदम से गिर रही है। दोस्तों असल में हुआ कुछ यूँ कि ट्रेन ट्रैक से बाहर आ गई और ट्रेन गिरने वाली थी कि एक वेल के टेल जो कि वेल स्ट्रक्चर था उसने ट्रेन को होल्ड कर लिया था और ये ट्रेन गिरने से बिल्कुल ही बच गई। ये वाकया नीदरलैंड में रिसेंटली हुआ है और इस वाकये से रिलेटेड बहुत से आर्टिकल्स आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएंगे। नंबर 11 दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, मगर क्या आप जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर डॉल्फिन फिश का भी होता है। साइज में इंसान बड़ा ही होता है और IQ भी डॉल्फिन का बहुत ही ज्यादा होता है तमाम जानवरों से। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि डॉल्फिन फिश का ब्रेन इंसानी ब्रेन के स्ट्रक्चर की तरह ही होता है, बस बाकी मछलियों का अलग ही होता है। नंबर 12 कैबिनेट मीटिंग। ये नाम तो आपने सुना ही होगा, बड़े बड़े पॉलिटिशियन के दरमियान में ये मीटिंग होती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मालदीव के प्रेसिडेंट ने वर्ल्ड का फर्स्ट अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग रखी थी और ये मीटिंग हुई थी क्लाइमेट चेंज पर और इस मीटिंग की कुछ पिक आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 13 दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि अलग अलग सिटीज या कंट्रीज को बॉर्डर से कवर किया जाता है। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि USA और मैक्सिको का बॉर्डर कुछ इस तरह का है।
रोनाल्ड रियल आर्टिस्ट ने एक स्विंग जिसका नाम कोनम नम सी है, उन्होंने यूएसए और मेक्सिको के बॉर्डर में ये झूला लगा दिया और दोनों मुल्कों के लोग एक दूसरे के साथ इस बॉर्डर पर आकर खेलते हैं। दैट्स अमेजिंग यार, क्या ऐसा हमारे बॉर्डर पर होना चाहिए? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरज पर और कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।